हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट के पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट अलाइन विद मार्शल मैक्लूहन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? The medium is the message. Communication is a linear process with a clear sender and receiver. Noise is a primary factor in communication breakdowns. Feedback is essential for effective communication. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम इज द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following best describes intrapersonal communication? Communication between two people, communication within oneself, communication in a group, communication with an audience. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन विद इन oneself। जब हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल communication. Intrapersonal communication refers to a person's internal dialogue and self-talk that can be conscious or subconscious. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज एन इंटरनल डायलॉग विद योर सेल्फ, ठीक है। इट इज अ वैल्यूबल फॉर सेल्फ कंप्रीहेंशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें दूसरी साइड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 लोग होना ज़रूरी होते हैं। Next question is, which of the following scenarios is an example of interpersonal communication? Reflecting on your own thoughts and feelings, writing in a personal journal, having a conversation with a friend, watching a television show. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, having a conversation with a friend. Interpersonal communication is an exchange of information between two or more people. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following situation is most likely to involve group communication? A student writing an essay, a panel of experts discussing climate change in a public forum, a person reading a novel, a musician composing a song alone. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a panel of experts discussing climate change in a public forum. Group communication refers to the communication between a group of people and another group of people or within the group itself. A group is normally considered as a collection of people that number 3 or more. 3 और 3 से ज़्यादा लोगों के कलेक्शन को हम ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात कर रहा होता है तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जब एक ग्रुप के अंदर भी अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। विद इन दी ग्रुप अगर बात कर रहे होंगे तो तब भी वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। और बिटवीन दी ग्रुप, एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप के साथ बात कर रहा होगा तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an example of mass communication? A family dinner conversation, a live television broadcast,
of a news program, a private phone call between two friends, a group text chat among co-workers। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, a live television broadcast of a news program। Mass communication is the process by which a person, group of people, or large organization creates a large message and transmit it through some type of medium a large anonymous audience। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक मैसेज को क्रिएट करती है और उसको लार्ज एनोनिमस ऑडियंस में ट्रांसमिट कर देती है। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम ऑडियंस में ट्रांसमिट कर देती है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे टीवी और रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन? Personalized message tailored to each individual, immediate feedback from the audience, transmission of message to a large diverse audience, direct face-to-face interaction। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू अ लार्ज डाइवर्स ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a key feature of interpersonal communication? One-way transmission of information, communication with a large diverse audience, direct face-to-face interaction, use of mass media channel। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन। Next question is which of the following best describes the linear model of communication? Sender and receiver exchange messages in a circular pattern. Communication that occurs in a single direction from sender to receiver. A process where feedback is immediately incorporated into the communication. Multiple channels being used simultaneously for message transmission। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Linear model of communication describes a one-way process where a sender transmits a message to a receiver without any feedback। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर सेंड करता है मैसेज रिसीवर को और रिसीवर किसी तरह की फीडबैक नहीं देता। दिस मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इन्वॉल्व अ सेंडर एनकोडिंग अ मैसेज, ट्रांसमिटिंग इट थ्रू अ चैनल एंड द रिसीवर डिकोडिंग इट। इस मॉडल में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो मैसेज को एनकोड करता है और ट्रांसमिट करता है उसको चैनल के थ्रू, लेकिन जो रिसीवर होता है वो इसको सिर्फ डिकोड करता है, किसी तरह की फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता। और इस मॉडल का यूज किया जाता है मास कम्युनिकेशन में, such as television or radio broadcast, where the audience does not immediately interact with the sender। Next question is what is a key characteristics of the interactive model of communication? Communication occur in a single direction. Feedback from the receiver is incorporated into the message. There is no scope for noise in the communication process. The message is transmitted through multiple channels simultaneously। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मैसेज। Interactive model of communication differs from the linear model in that it emphasizes the exchange of messages between sender and receiver with feedback playing a crucial role। Interactive model में feedback का role होता है। In this model, communication is seen as a dynamic process where
Both parties participate actively. The receiver feedback is essential as it allows the sender to adjust and refine their message to ensure understanding and effectiveness. इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक का मेन रोल होता है। फीडबैक ये अलाउ करती है सेंडर को कि वो अपने मैसेज को एडजस्ट और रिफाइन कर सके ताकि जो कम्युनिकेशन है वो अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर मॉडल्स? इट emphasizes one-way communication. It involves simultaneous encoding and decoding of messages. It relies only on verbal communication. It excludes feedback from the communication process. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It involves simultaneous encoding and decoding of messages. Transactional model of communication differs from linear and interactive models by emphasizing that communication is a simultaneous process where both parties are sender and receivers simultaneously. In this model, communication is not seen as a one-way flow but rather a dynamic exchange where both parties continuously encode and decode messages. This simultaneous process allows for immediate feedback and adaptation, making communication more interactive and responsive. Next question is, which of the following best describes synchronous communication? Communication that occurs in real time, communication that involves written message, communication that occurs across different time zones, email. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, communication that occurs in real. Synchronous communication refers to communication that happens in real time, where participants interact with each other simultaneously. This can include phone calls, video conferencing and instant messaging. Synchronous का मतलब होता है जो रियल टाइम या सेम टाइम पे होता है। Next question is, what technology is used for asynchronous communication in professional settings? Video conferencing, email, instant messaging, virtual reality. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, email. Email is widely used technology for asynchronous communication in professional setting. It allows individual to send messages and document to recipient who can access and respond to them at their convenience. Next question is, which statement best describes vertical communication in an organization? It involves communication between individuals at the same hierarchical level. It flows downward or upward between different levels of the organizational hierarchy. It focuses on communication between departments located on different floors of a building. It refers to communication that happens only during specific meetings or conferences. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। It flows downward or upward between different levels of the organizational hierarchy. Vertical communication in an organization refers to the flow of information and messages between different levels of the organizational hierarchy. Next question is, what is a primary characteristics of horizontal communication in an organization? It flows vertically between different levels of
The hierarchy. It occurs between individual or departments at the same hierarchical level. It involves communication between different departments within the same hierarchy. It is limited to formal written communication only. इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी. It occurs between individual or departments at the same hierarchical level. Horizontal communication refers to communication that occurs between individual or department at a same hierarchical level within an organization. Next question is, what characterizes grapevine communication in an organization? Officially sanctioned communication channel, communication that flows strictly upward in the hierarchy, informal and unofficial communication among employees, communication that occurs only through formal meetings. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन refers to informal and unofficial communication channel that exist among employees within an organization. Unlike formal communication channels that are officially sanctioned and controlled by management, the grapevine is characterized by gossip, rumors, and informal exchange of information. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, उसमें जैसे गॉसिप हो गया, रूमर्स हो गया, जिसको कि एक मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करता, ये एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन? सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, फॉर्मल चेन. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मल चेन. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन 4 टाइप का होता है: सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन. इसमें फॉर्मल चेन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है. सिंगल स्ट्रैंड चेन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पासिस सिक्वेंशली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ लीनियर मैनर. गॉसिप चेन में क्या होता है कि वन पर्सन एक्टिवली सीक आउट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद मल्टीपल अदर्स. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन. इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड रैंडमली विद ईच पर्सन पासिंग इट ऑन टू अदर्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट है क्लस्टर चेन. वन पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अ select few who in turn share it with a few others, forming a cluster of communication. Which of the following is a characteristics of the Astic schools of Indian philosophy? Rejection of the Vedas, acceptance of the Vedas, emphasis on materialism, denial of the soul. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, acceptance of the Vedas. The term Astic refers to the orthodox schools of Indian philosophy that accept the authority of Vedas. जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जिसको हम आस्तिक स्कूल भी बोलते हैं, वो वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, जिसमें कि न्याय, विशेषिका, संख्या, योग, मीमांसा और वेदांता स्कूल आ जाते हैं. और दूसरी साइड अगर हम बात करें नास्तिक स्कूल की, जो कि वेदों की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं, उसमें आ जाते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चारवाक, जो कि वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल्स इन इंडियन फिलोसफी. इंडियन फिलोसफी में जो स्कूल है उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं: आस्तिक स्कूल, ऑर्थोडॉक्स,
नास्तिक हेटेरोडॉक्स। आस्तिक स्कूल में वे स्कूल आ जाते हैं जो कि वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें सांख्य, योगा, न्याय, विशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत आ जाते हैं। और नास्तिक स्कूल में बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक स्कूल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी रिकॉग्नाइज 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणास? चार्वक, न्याय, मीमांसा, जैनिज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीमांसा। मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी रिकॉग्नाइज 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। प्रमाण के 6 टाइप है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन बोलते हैं। सेकंड है अनुमान, इन्फेरेंस। थर्ड है उपमान, कंपैरिजन। फोर्थ है अर्थपत्ति, पोस्टुलेशन। नेक्स्ट है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। नेक्स्ट है शब्दा, वर्बल टेस्टिमनी। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम नॉलेज डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। अनुमान, इन्फेरेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड डिडक्शन। अनुमान में हम लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्शन के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पहले से नॉलेज होता है उसके बेस पर इन्फरेंस या निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट है उपमान, कंपैरिजन, नॉलेज थ्रू एनालॉजी और कंपैरिजन। उपमान में हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट है अर्थपत्ति, पोस्टुलेशन, pre-assumption based on the necessity to explain observed effect। अर्थपत्ति में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फैक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशन को मानकर चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो देवदत्त है वो मोटा है लेकिन वो दिन में कुछ भी नहीं खाता, तो इसलिए हमने एज्यूम किया कि वो रात में खाता होगा। ये अर्थपत्ति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन, नॉलेज थ्रू द एब्सेंस ऑफ समथिंग। जब हमें किसी के एब्सेंस या किसी के एब्सेंट होने से कुछ नॉलेज मिल रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। नेक्स्ट है शब्द, वर्बल टेस्टिमनी, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट एंड रिलायबल सोर्स। जब हम किसी रिलायबल या वैलिड सोर्स से वर्बल फॉर्म में नॉलेज लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Charvak philosophy, which praman is considered the sole reliable means of acquiring knowledge? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष, क्योंकि चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी ने सिर्फ प्रत्यक्ष को ही वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना था। Next question is, in Nyaya philosophy, which term refers to the middle term or reason that establish a relationship between the hetu and the sadhya? व्याप्ति, हेतु, उपाधि, प्रमाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्याप्ति। Next question is, which ancient Indian philosopher is considered the founder of the Nyaya school? पतंजलि, गौतम, शंकर, व्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्कूल और उनके फाउंडर के बारे में। सबसे पहला है विशेषिका। विशेषिका स्कूल के फाउंडर थे कन्नड़। न्याय स्कूल के फाउंडर थे गौतम मुनि। योग स्कूल के फाउंडर थे पतंजलि। सांख्य स्कूल के फाउंडर थे कपिल मुनि। वेदांत स्कूल के फाउंडर थे वेदव्यास।
मीमांसा स्कूल के फाउंडर थे जेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ सांख्या फिलोसफी? पतंजलि, कपिला, शंकर, नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक which of the following best describes the concept of स्वार्थ अनुमान? Inference for others, verbal testimony, perception based knowledge, inference for oneself। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्रेंस फॉर oneself। स्वार्थ अनुमान refers to a type of inference in Indian logic that is made for oneself. It is a self-conclusive process where an individual derives knowledge or understanding based on personal reasoning and observation। अगर हम बात करें स्वार्थ अनुमान की तो इसमें हम अपने लिए इन्फ्रेंस निकालते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें परार्थ अनुमान की तो इसमें हम इन्फ्रेंस निकालते हैं दूसरों के लिए, इन्फ्रेंस मेड फॉर अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक व्हाट डज द टर्म परार्थ अनुमान रेफर्स टू? इन्फ्रेंस फॉर oneself, perception based knowledge, inference for others, verbal testimony। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्रेंस फॉर अदर्स। परार्थ अनुमान is concept in Indian logic that refers to inference made for benefit of others। Next question is in Indian logic which of the following best describes केवल अन्वय अनुमान? Inference based on both positive and negative concomitance, inference based solely on positive concomitance, inference based solely on negative concomitance, inference based on perception। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्रेंस बेस्ड सोलली ऑन पॉजिटिव कंकोमिटेंस। केवल अन्वयी अनुमान is a type of inference in Indian logic that relies solely on positive concomitance। This means that the inference is drawn based on the consistent presence of हेतु रीजन जिसको हम मिडल टर्म बोलते हैं along with the साध्या जिसको हम मेजर टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक which of the following best describes केवल व्यक्तिरेखी अनुमान? Inference based on both positive and negative concomitance, inference based solely on positive concomitance, inference based solely on negative concomitance, inference based on perception। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्फ्रेंस बेस्ड सोलली ऑन नेगेटिव कंकोमिटेंस। केवल व्यक्तिरेखी अनुमान is a type of inference in Indian logic that relies solely on negative concomitance। This means that the inference is drawn based on the consistent absence of the hetu wherever the sadhya is absent। केवल व्यक्तिरेखी अनुमान में क्या होता है कि जहाँ पर साध्या अब्सेंट होता है वहाँ पर हेतु भी अब्सेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं केवल व्यक्तिरेखी अनुमान, जो कि नेगेटिव कंकोमिटेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक विच टाइप ऑफ इन्फ्रेंस कंबाइंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंकोमिटेंस? केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान,
अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान, स्वार्थ अनुमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्वयी व्यतिरेकी अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 5 स्टेप्स ऑफ अनुमान इन इंडियन लॉजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनाया, निगमना। इंडियन लॉजिक में अनुमान के 5 स्टेप है। फर्स्ट है प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन। सेकंड है हेतु, रीजन। थर्ड है उदाहरण, एग्जाम्पल। फोर्थ है उपनाया, एप्लीकेशन। एंड लास्ट है निगमना, कंक्लूजन। फर्स्ट स्टेप है प्रतिज्ञा, प्रोपोजिशन। इसमें हम उस स्टेटमेंट को लेते हैं जो हमें प्रूव करनी है। देयर इज अ फायर ऑन द हिल। नेक्स्ट स्टेप है हेतु, रीजन। इसमें हम रीजन को लेते हैं बिकॉज देयर इज स्मोक। थर्ड स्टेप है उदाहरण, एग्जाम्पल। इसमें हम एग्जाम्पल को लेते हैं वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, लाइक इन द किचन। नेक्स्ट स्टेप है उपनाया, एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल द हिल हैज स्मोक which is invariably associated with fire. लास्ट स्टेप है निगमना, कंक्लूजन। इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं therefore there is fire on the hill. Next question is which of the following list correctly identifies the 6 types of praman in Indian philosophy? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि एंड शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ हेत्वाभास इन इंडियन लॉजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समयक। इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास के 5 प्रकार हैं। स्व व्यभिचारा, इर्रेगुलर मिडल टर्म। नेक्स्ट है विरुद्ध, कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट है असिद्धा, अनप्रूव्ड। नेक्स्ट है बाधित, कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड लास्ट है सत प्रतिपक्षा, इनफ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड। Irregular middle term of fallacy where the hetu is not consistently associated with sadhya. The reason can lead to different conclusion in different instance. Irregular middle term में क्या होता है कि जो हेतु है, जो मिडल टर्म है और जो साध्य है, मेजर टर्म है, वो आपस में कंसिस्टेंटली रिलेटेड नहीं है। जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर बट दिस मे नॉट होल्ड ट्रू इन ऑल केसेस सच एज स्मोक फ्रॉम अ फॉग मशीन। नेक्स्ट है विरुद्ध फॉल्सी, कॉन्ट्राडिक्टरी। विरुद्ध फॉल्सी में हेतु और साध्य आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज ब्लू स्मोक। ब्लू स्मोक इज नॉट अ कॉमनली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि एक्चुअल में ब्लू स्मोक होता ही नहीं है, जिसको हम प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए ये असिद्ध फॉल्सी हो जाती है। नेक्स्ट है बाधित, कॉन्ट्राडिक्टेड। A fallacy where the hetu is contradicted by some other praman. For example, fire is cold because it is a substance. This is contradicted by direct perception which shows that the fire is hot. Next है सत्प्रतिपक्षा, इनफ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड। इसमें दो मिडल टर्म आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। For example, the hill has fire because it has smoke can be contradicted by
The hill does not have fire because it is covered with snow. Which of the following is an example of a persistent organic pollutant? Ethanol, DDT, मीथेन, वाटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DDT। Persistent organic pollutants are chemical substances that persist in the environment, bioaccumulate through the food web, and pose a risk of causing adverse effect to human health and the environment। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जैसे कि इसके नाम में ही है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट में रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंट में ये सस्टेन करता है। DDT परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का एक एग्जाम्पल है, जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describes acute exposure? Continuous exposure to a substance over a long period, exposure to a substance for a short duration at high levels, intermittent exposure to a substance over a medium period, low level exposure to a substance with no immediate effects। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपोजर टू अ सब्सटेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड एट हाई लेवल्स। एक्यूट हेल्थ एक्सपोजर refers to a single or short term exposure to a substance at a high level, often resulting in immediate health effects। एक्यूट एक्सपोजर शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है और इसमें हाई लेवल ऑफ सब्सटेंस होता है, हाई लेवल ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है, जिससे कि ह्यूमन की हेल्थ पे इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्सपोजर। और दूसरा होता है हमारे पास क्रोनिक एक्सपोजर। क्रोनिक एक्सपोजर लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है और इसमें लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है केमिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a primary benefit of solar energy? Generates radioactive waste, causes air pollution, reduces greenhouse gas emission, reduce dependence on fossil fuels। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, reduce dependence on fossil fuels। Next question is which of the following scenarios is an example of chronic exposure? A factory worker inhaling high levels of chemical fumes during a single 8-hour shift, a person developing skin irritation after accidentally spilling a strong acid on their hand, a resident living near a polluted river and drinking contaminated water for several years, an individual experiencing dizziness after a single exposure to carbon monoxide। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, a resident living near a polluted river and drinking contaminated water for several years। Chronic exposure refers to continuous or repeated exposure to a substance over an extended period, resulting in long-term health effect। Chronic exposure long term से related होता है। Next question is which component is essential for converting solar energy into electricity? Solar reflectors, photovoltaic cells, wind turbines, hydroelectric
डैम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोटोवोल्टिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ करंट डू पीवी सेल्स प्रोड्यूस? AC, DC, both AC and DC, none of the above। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DC, डायरेक्ट करंट। PV cell, also known as solar cells, produce DC, direct current, electricity when sunlight strikes the semiconductor material within the PV cell. It creates an electric current due to photovoltaic effect. Electricity generated by PV cells is in the form of DC. सोलर सेल DC करंट प्रोड्यूस करता है। हमारे घर और बिजनेसेस में AC का यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है। इन्वर्टर की हेल्प से DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ विंड टर्बाइन डिजाइन इज मोर सुटेबल फॉर ऑफशोर wind farms? Horizontal axis wind turbine, vertical axis wind turbine, hybrid wind turbine, tidal energy turbine। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विंड फार्म्स, onshore wind farm and offshore wind farms। Onshore wind refers to turbines located on land। onshore wind farm में जो टरबाइन होती है वो लैंड के ऊपर लगाई जाती है और ऑफशोर विंड फार्म में जो टरबाइन होती है वो पानी के अंदर लगाई जाती है, सी या फिर फ्रेश वाटर में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which environmental impact is associated with large-scale wind energy projects? Noise pollution, soil erosion, deforestation, habitat destruction। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग describes a primary advantage of geothermal energy? Limited availability, high greenhouse gas emissions, dependence on weather conditions, continuous and reliable resource। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, continuous and reliable resources। Geothermal energy is derived from heat stored below the earth surface। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के नीचे जो हीट होती है वहां से ड्राइव की जाती है और इसका एडवांटेज है कि ये कंटिन्यूअस एंड रिलायबल होती है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट एफिशिएंट इन ट्रैपिंग हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग? प्लांटिंग ट्रीज, रिसाइकलिंग प्लास्टिक, burning fossil fuels, using energy efficient appliances। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, burning fossil fuels। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज टू reduce greenhouse gas emission,
protect the ozone layer by phasing out the production of substances responsible for ozone depletion, promote sustainable agriculture practices, improve air quality in urban areas। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। Protect the ozone layer by phasing out the production of substances responsible for ozone depletion। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया था 1987 में और ये फोर्स में आया था 1989 में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डिज़ाइन की गई थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज primarily responsible for the depletion of the ozone layer? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्योटो प्रोटोकॉल इज an international agreement aimed at protecting biodiversity, reducing greenhouse gas emission to combat climate change, eliminating nuclear weapons, promoting renewable energy technologies। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, reducing greenhouse gas emission to combat climate change। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया था और 2005 में फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट इज टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री Celsius above pre-industrial levels, eliminate all fossil fuel use by 2030। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री Celsius above pre-industrial levels। पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्ट किया था 2015 में और इसका प्राइमरी गोल था लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। एट विच लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स आर प्राइमरीली एंगेज्ड इन रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, एप्लीकेशन लेवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेमोरी लेवल। लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल होता है वो लीस्ट थॉटफुल होता है, इसमें लर्नर पैसिव होता है और टीचर का ही मेन रोल होता है। सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो थॉटफुल लेवल होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही मेन रोल होता है, दोनों ही एक्टिव होते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको मोस्ट थॉटफुल लेवल भी बोला जाता है। इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज गिवन बाय हंट। इनको याद करने की ट्रिक है कि कौन सा लेवल किसने दिया था। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि टीचर जब भी क्लास में लेवल अप करता है, जब भी टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए अपने लेवल को इंक्रीज करता है, तो हर बार मॉरिसन हंसता है, हर बार मॉरिसन हंसता है। हर बार से हो गया हर्बर्ट,
मॉरिसन से हो गया मॉरिसन एंड हंसता से हो गया हंट। हर बार मॉरिसन हंसता है, हर्बर्ट मॉरिसन एंड हंट। Features of memory level. At this level, memory plays a key role. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट पैसिव होता है और टीचर का ही मेन रोल होता है। टीचर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट उन इंफॉर्मेशन को याद कर लेता है, उनको मगअप कर लेता है। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो रोट लर्निंग करता है, वो चीज़ों को रटता है, समझता नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, टीचर हमें बोलते थे कि आप अल्फ़ाबेट को याद कर लो या फिर काउंटिंग याद कर लो या टेबल्स याद कर लो। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में यही सभी चीज़ें आती है जिसमें कि हम चीज़ों को सिर्फ लर्न करते हैं, सिर्फ फैक्ट को याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिवेल्प्ड द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at which level of teaching do students primarily focus on comprehension and understanding of the material? Memory level, understanding level, reflective level, creative level. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लेवल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो मेमोरी लेवल में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को याद करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो अब उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, कंप्रीहेंड करने की कोशिश करता है और चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश। मेमोरी लेवल में एक स्टूडेंट ने जो फैक्ट और इंफॉर्मेशन लर्न की होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो उनको समझने की कोशिश करता है। मेमोरी लेवल में जैसे एक लर्नर ने टेबल लर्न किए थे और अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो उनके पीछे के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है कि जो टेबल था उसमें मल्टीप्लिकेशन के जो कंसेप्ट है उनको समझने की कोशिश करता है एक लर्नर अंडरस्टैंडिंग लेवल में। एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में एक स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट को लर्न करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट ने इसको क्या कर लिया, सिर्फ याद कर लिया। 7 इंटू 5 ये जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन थी इसको याद कर लिया और विदाउट अंडरस्टैंडिंग इस फैक्ट को लर्न कर लिया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि जो लर्नर होता है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि जो 7 इंटू 5 और 5 इंटू 7 है ये दोनों सिमिलर है और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का आंसर ही 35 आएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक स्टूडेंट फैक्ट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाने में अब सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एसोसिएटेड विद द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, एप्लीकेशन लेवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। Reflective level of teaching is considered the highest level। इस स्टेज में क्या होता है, इस जो स्टूडेंट होता है वो एनालाइज करता है चीज़ों को, इवेल्युएट करता है एंड रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट दे हैव लर्नड और अप्लाई करता है उसको और क्रिटिकल थिंकिंग करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और ये जो लेवल होता है ये बियॉन्ड होता है मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज associated with the reflective level of teaching। जीन पियाजे, मॉरिसन, ब्रूनर, हंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ personal experiences and specific events
including the context in which they occurred. Semantic memory, episodic memory, procedural memory, implicit memory. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपिसोडिक मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी में सबसे पहले आता है सेंसरी मेमोरी, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सेकंड है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें लेस देन 1 मिनट के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव और कॉन्शियस मेमोरी भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डिक्लेरेटिव और अनकॉन्शियस मेमोरी भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी फैक्ट और जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती है। हम जितने भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी हमारी सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर होती है। एपिसोडिक मेमोरी पर्सनल एक्सपीरियंस और इवेंट्स से रिलेटेड होती है। हमारे जो भी हमारे पर्सनल। इम्प्लिसिट मेमोरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी एंड इमोशनल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी मोटर स्किल्स से रिलेटेड होती है, हाउ टू डू थिंग्स, कि हम चीज़ों को कैसे करते हैं, कोई स्किल हम कैसे सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कार चलाना सीखनी हो, या फिर जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं, या फिर हम कंप्यूटर पे टाइप करना सीखते हैं, वो सारी हमारी आ जाती है प्रोसीजरल मेमोरी में। एंड सेकंड है इमोशनल मेमोरी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the automatic skills and habits such as riding a bicycle or typing on a keyboard without conscious awareness. Episodic memory, semantic memory, procedural memory, working memory. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, procedural memory. Next question is which of the following best describes explicit memory? Memory for motor skills and actions performed unconsciously. Memory for factual information and personal experiences. Memory that influences behavior without conscious awareness. Memory for sensory experiences and immediate surroundings. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हमारी सिमेंटिक मेमोरी से रिलेटेड है और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे एपिसोडिक मेमोरी से रिलेटेड है, और ये दोनों ही एक्सप्लिसिट मेमोरी के टाइप हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की characteristics of micro teaching? Large group instruction, focus on multiple teaching skills simultaneously, teaching a small lesson to a small group of students, extended time duration for each teaching session. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, teaching a small lesson to a small group of students. Next question is what is the primary purpose of micro teaching in teacher training programs? To increase the class size for better practice, to evaluate student learning outcomes, to provide teachers with targeted feedback and practice, to develop curriculum materials. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड टीचर्स विद टारगेटेड फीडबैक एंड प्रैक्टिस।
Next question is, which step is typically not part of a micro teaching cycle? Planning the lesson, delivering the lesson to a large audience, receiving feedback from peers and supervisors, reflecting and revising the lesson. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिलीवरिंग दी लेसन टू अ लार्ज ऑडियंस, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट की संख्या 5 से 10 के बीच में होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि लार्ज ऑडियंस माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो टीचिंग इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? To save time, to reduce cost, to improve teaching skills, to increase student enrollment. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, to improve teaching skills. Next question is, in the context of education, what does CBCS emphasize? Fixed curriculum without flexibility, standardized testing methods, choice and flexibility in the course selection, uniform grading systems. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, choice and flexibility in the course selection. Next question is, in the choice based credit system, which of the following is not typically considered a type of course? Core courses, elective courses, फाउंडेशन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, क्योंकि कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज और फाउंडेशन कोर्सेज CBCS से रिलेटेड है, लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्सेज CBCS से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ the zone of proximal development? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेब वाइगोट्स्की। यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के जोन हैं। फर्स्ट जोन में लर्नर कैन डू अनएडेड, फर्स्ट जोन में वे सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि लर्नर बिना किसी हेल्प से कर सकता है। और सेकंड जोन, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसमें वे चीज़ें आ जाती है जो लर्नर किसी की हेल्प से कर सकता है, मतलब वो चीज़ें वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई उसकी हेल्प करे तो वो चीज़ें कर सकता है। लर्नर कैन डू विद गाइडेंस। एंड थर्ड जोन वो जोन होता है जिसमें लर्नर कैन नॉट डू, जिसमें कि जो लर्नर होते हैं वो उस चीज़ को नहीं कर सकते, अगर कोई उनकी हेल्प करे तब भी नहीं कर सकते। ये है हमारा थर्ड जोन। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल and is used to store the firmware of a computer system? Random access memory, read only memory, cache memory, virtual memory. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। मेमोरी को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो टेम्पररी होती है नेचर में, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है नेचर में। वोलेटाइल का मतलब है कि अगर हम सिस्टम की सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो जो डेटा है वो इरेज हो जाता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उस केस में अगर हम सिस्टम की सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो जो डेटा है वो इरेज नहीं होता, वो हमारे सिस्टम में परमानेंटली स्टोर हो जाता है जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें। तो चलिए समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की क्या होती है। जो मेमोरी हायरार्की का बेस होता है वो ब्रॉड होता है। जैसे जैसे हम मेमोरी हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो नैरो होती जाती है।
जैसे जैसे हम मेमोरी हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो मेमोरी की स्पीड है वो इंक्रीज होती जाती है और जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम मेमोरी हायरार्की में नीचे की तरफ आते हैं तो जो एक्सेस टाइम है वो इंक्रीज होता है और जो स्टोरेज है वो भी इंक्रीज होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि मेमोरी हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। जो मेमोरी हायरार्की होती है उसमें सबसे नीचे मैग्नेटिक टेप आ जाती है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है जैसे सीडी हो गया, डीवीडी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में रोम और रैम आ जाता है। जो रैम होता है वो दो टाइप का होता है, एक डायनेमिक रैम होता है और एक स्टैटिक रैम होता है। उसका यूज़ हम मेन मेमोरी में करते हैं और जो स्टैटिक रैम है उसका यूज़ हम कैश मेमोरी में करते हैं। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा रजिस्टर जो कि सीपीयू के सबसे पास होता है। जैसे जैसे हम मेमोरी हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो स्पीड भी इंक्रीज होती है, लेकिन जो स्टोरेज है वो डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू temporarily store data that is actively being used or processed by the CPU? Hard disk, random access memory, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर होती है जिसमें डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ SSDs solid state drives over traditional hard disk drives? Higher data storage capacity, lower cost per gigabyte, faster read and write speeds, greater durability against physical shock. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्टर रीड एंड राइट स्पीड्स। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन्स इज developed by Microsoft? गूगल, विंग, वेदू, यंडेक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेब ब्राउज़र इज developed by Mozilla Corporation? गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। क्योंकि गूगल क्रोम गूगल का है, सफारी एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का है। मोज़िला फायरफॉक्स मोज़िला कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है और इसका जो सोर्स कोड है वो सबको अवेलेबल होता है। कोई भी इसमें चेंज कर सकता है और इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज commonly used for retrieving emails from a mail server to a client? File transfer protocol, hypertext transfer protocol, simple mail transfer protocol, post office protocol version 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, क्योंकि ईमेल को सेंड करने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और ईमेल को रिट्रीव करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ कैश मेमोरी इज typically the fastest but also the smallest in size? L1 cache, L2 cache, L3 cache, random access memory। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, L1 कैश, क्योंकि मेमोरी हायरार्की में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम मेमोरी हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो जो साइज़ है वो कम होता जाता है और जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, L1 कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मालवेयर इज डिजाइंड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम until a ransom is paid? Spyware, adware, ransomware, Trojan horse। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जब तक आप रैंसम पे नहीं करते, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, जब तक आप फिरौती नहीं दे देते तब तक आप अपने सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते। आपको आपके सिस्टम में एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंसमवेयर। अब हम समझ लेते हैं कि मालवेयर क्या होता है। मालवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है दूसरों के सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए और दूसरों के सिस्टम को डैमेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a type of malware? Trojan horse, firewall, worm, ransomware। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फायरवॉल, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स, वर्म और रैंसमवेयर हमारे मालवेयर के एग्जाम्पल है, लेकिन फायरवॉल मालवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंट्रोल और मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मालवेयर इज यूज्ड टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज login credentials, credit card numbers and personal data by recording keystrokes? Spyware, adware, keylogger, Trojan horse। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जो की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीलॉगर। तो चलिए इसके ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर मॉनिटर करता है यूज़र की एक्टिविटी को और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को विदाउट कंसेंट, ठीक है, बिना किसी की अनुमति के वो लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, और मॉनिटर करता है लोगों की एक्टिविटी को, उसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है कि इसमें अनवांटेड ऐड चलती रहती है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बनके हमारे सामने आता है। जब ये हमारे सामने आता है तो हमें दिखाता है कि मैं एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हूँ, लेकिन फिर जब हमारे सिस्टम में आ जाता है तो हमारे सिस्टम को हार्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी वाज प्राइमरीली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब साइज़ में लार्ज होती थी, फ्रिजाइल होती थी
और मोर हीट जनरेट करती थी। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जो जल्दी टूट जाता है या फिर जल्दी खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज characterized by the use of transistor for processing? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म URL stand for? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म HTML stands for? Hyperlinks and text markup language, hypertext managing link, hypertext markup language, hyperlinks and text management language। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म HTTP stand for? Hyperlink Text Transfer Protocol, Hypertext Transmission Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Hyperlink Transfer Transmission Protocol। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Hypertext Transfer Protocol। In the ancient Indian Gurukul system of education, who was primarily responsible for the education and upbringing of the students? Parents, government, guru, student themselves। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दी गुरु। क्योंकि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं उन्हीं का मेन रोल होता है, वही सेंटर रोल में होते हैं। जो शिष्य होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो गुरु के रेजिडेंस में जाकर रहता है, जिसको हम गुरुकुल बोलते थे, वहाँ पे जाके रहते थे। और जो गुरु होते थे वही रिस्पॉन्सिबल होते थे एक शिष्य की एजुकेशन और उसकी अपब्रिंगिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Takshila University, one of the ancient world's most prestigious institution, was especially famous for its contribution to which discipline? Astronomy, medical, law, architecture। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडिसिन। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसमें हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट्स हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मिलिट्री हो गया। लेकिन जो फेमस सब्जेक्ट था वो मेडिसिन था। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो मेडिसिन की स्टडी के लिए फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ तक्षशिला लोकेटेड टुडे? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो करंट में पाकिस्तान के रावलपिंडी में लोकेटेड है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को 1980 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस एंशिएंट स्कॉलर is associated with Takshila University and is renowned for his contributions to medicine? आर्यभट्ट, चरक, चाणक्य, नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चरक।
Next question is, which ancient Indian university known for its vast library and advanced studies in various subjects including Buddhist philosophy flourished during the Gupta Empire? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा यूनिवर्सिटी। Nalanda University was an ancient center of learning in India. नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 5th सेंचुरी में। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में लोकेटेड है। नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की और इसमें 10,000 स्टूडेंट और 2,000 प्रोफेसर थे। इसमें टेम्पल्स, मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम एंड ह्यूज लाइब्रेरी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी not only attract the student from India but also from Korea, Japan, China and many other countries. लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था और ये 3 बिल्डिंग में डिवाइडेड थी, रतन सागर, रतन दधी, रतन रंजक। इस लाइब्रेरी में रिलीजन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स की कलेक्शन थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी थी और इस लाइब्रेरी में 9 मिलियन बुक्स थी जो जल गई थी और ये 3 महीने तक 3 मंथ तक लगातार जलती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड Xuanzang study Buddhist teachings and scriptures during his famous journey? विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ key subject of study at Vikramshila University? Mathematics, Medicine, Buddhist Tantrism, Law। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट तंत्रिज्म। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और विक्रमशिला बुद्धिस्ट तंत्रिज्म के लिए फेमस थी। Next question is, Vallabhi University, a prominent ancient educational institution in India, was located in which present-day Indian state? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following university was not established as a result of the recommendations of the Woods Dispatch of 1854 and did not start functioning in 1857? University of Calcutta, University of Madras, University of Bombay, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1922 में। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था वुड डिस्पैच के अंडर। ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बेस्ड थी। Next question is, what was the primary objective of the Macaulay Minutes of 18
1935. To introduce a new taxation system in India, to establish English as the medium of instruction in Indian education, to reform the Indian judicial system, to promote traditional Indian education and languages. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू establish English as the medium of instruction in Indian education. Next question is, the Sadler Commission was specially appointed to review the affairs of which university in British India? University of Madras, University of Calcutta, University of Bombay, University of Allahabad. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. Sadler Commission, also known as the Calcutta University Commission, was appointed in 1917. Next question is, what was the primary focus of the Radhakrishnan Commission, also known as the University Education Commission, established in 1948? To evaluate and improve primary education in India, to access and recommend reforms for secondary education in India, to examine and propose changes to higher education in India, to review and enhance vocational and technical training programs in India. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, to examine and propose changes. Radhakrishnan Commission, officially known as University Education Commission and established in 1948 under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan. Its primary focus was to evaluate the state of higher education in India and to make recommendation for its improvement. The Commission's comprehensive report addressed various aspects of university education, including curriculum, teaching standard, research and administration, and it laid the foundation of significant reform in the Indian higher education system. Next question is, what was a key recommendation of the Kothari Commission, also known as the Education Commission of 1964-66 for the Indian education system? To make English the sole medium of instruction at all levels, to introduce a uniform system of education for both urban and rural areas, to promote privatization of all educational institutions, to implement the 10+2+3 structure in the education system. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, to implement the 10+2+3 structure in higher education system. Next question is, the Secondary Education Commission in India was primarily chaired by whom? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर डी एस कोठारी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार. Next question is, who was appointed as the chairman of the National Knowledge Commission when it was established in 2005? नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे? अमर्त्य सेन, नंदन नीलेकानी, सैम पिट्रोदा, रघुराम राजन.
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the significant recommendations made by the Yashpal Committee was to introduce standardized school uniform across India, merge all higher education regulatory bodies into a single entity, increase the number of sports period in schools, implement a national-wide standardized टेस्टिंग सिस्टम फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मर्ज ऑल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज इनटू अ सिंगल एंटिटी। यशपाल कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, AICT, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इनको मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बना देना चाहिए। Which statistical measure is used to describe the variability or dispersion of a data set? किसी डाटा सेट में फैलाव को मापने के लिए हम कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं? मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मोड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं हम डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? स्ट्रक्चर्ड सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडीज या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडीज। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। और केस स्टडी में भी हम क्या करते हैं, इन डेप्थ में किसी चीज को स्टडी करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च को अदर रिसर्च से अलग बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज यूज्ड ऑफ सेकेंडरी डेटा, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल बिहेवियर, फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनके बीच के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और उसके इफेक्ट को चेक करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्स्टिट्यूट प्लेगरिज्म इन अ रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी क्रिया है जो रिसर्च में साहित्यिक चोरी को दर्शाता है? साइटिंग ऑल रिसोर्सेज प्रॉपरली इन द बिब्लियोग्राफी। सेकंड ऑप्शन इज पैराफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज विदाउट साइटिंग, यूजिंग कॉमन नॉलेज इंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज विदाउट साइटिंग। जब हम किसी और के काम को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं और उसको जहां से हमने वो आइडिया लिया था उसको साइट नहीं करते, उसको किसी तरह का क्रेडिट नहीं देते, तो इस केस में हमारे पास आ जाता है प्लेगरिज्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफ्रेजिंग अ सोर्स आइडियाज विदाउट साइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which level of plagiarism involves reusing one's own previously submitted work without proper acknowledgement? जब कोई पर्सन अपने पहले के किए हुए काम को यूज करता है बिना किसी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के या बिना किसी प्रॉपर साइटेशन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्लेगरिज्म, मोज़ेक प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म या फिर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपने ही प्रीवियसली काम को यूज कर रहा है, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सेल्फ प्लेगरिज्म।
सेल्फ प्लेगरिज्म में क्या होता है कि एक पर्सन अपने पहले के किए हुए काम को यूज कर रहा है, लेकिन वो साइटेशन नहीं दे रहा, वो रिफरेंस नहीं दे रहा कि मैंने ये काम कहाँ से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। फर्स्ट ऑप्शन इज copying exact text from a source without quoting mark or citation. Option number B, submitting someone else's entire work as your own. Option number C, rewriting text from a source in your own words without proper citation. Option number D, using data from a source without permission. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, rewriting text from a source in your own words without proper citation. पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब होता है कि अपने शब्दों में किसी चीज को लिखना। तो पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म होता है कि जब हम किसी और के काम को लेते हैं और उसको अपने शब्द में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन जहां से हमने वो काम लिया था, जहां से जो हम ओरिजिनल आइडिया लिया था, उसको प्रॉपर साइटेशन नहीं देते, उस पर्सन को क्रेडिट नहीं देते। तो इस केस में हमारे पास पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sampling methods ensure that every member of the population has an equal chance of being selected? निम्नलिखित में से कौन से सैम्पलिंग मेथड में सैंपल को चुने जाने के समान अवसर दिए जाते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर कोटा सैम्पलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन से सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज कंसर्न्ड विद द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर सेटिंग, पॉपुलेशन एंड टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वैधता है जिसका हम यूज करते हैं अपने रिजल्ट को होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने के लिए? इंटरनल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी या फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का यूज हम करते हैं जो हमारे रिजल्ट या फाइंडिंग है, जब हम उन फाइंडिंग को होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वैलिडिटी एक्सेस whether a study accurately measured the cause and effect relationship between the variables? वो कौन सी वैधता है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करती है? इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मेजर करती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिलायबिलिटी assesses the consistency of results when different observers or raters assess the same phenomena or behavior? जब एक सेम घटना और व्यवहार का दो अलग अलग ऑब्जर्वर और रेटर के द्वारा आंकलन किया जाता है तो इसको हम किस टाइप की रिलायबिलिटी बोलते हैं? टेस्ट रिटेस्ट, इंटरनल, इंटररेटर या फिर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंटररेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है, जब एक सेम घटना को दो अलग अलग ऑब्जर्वर के द्वारा एसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी दैट अकर्स व्हेन पार्टिसिपेंट्स इन अ स्टडी चेंज देयर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ नोइंग दे आर बीइंग स्टडीड? पार्टिसिपेंट जब अपने व्यवहार को चेंज कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे स्टडी किया जा रहा है, तो इसको इंटरनल वैलिडिटी का कौन सा थ्रेट बोलते हैं? सिलेक्शन बायस, मैचुरेशन, हॉथरॉन इफेक्ट या फिर रिग्रेशन टू द मीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है, जब एक पार्टिसिपेंट अपने व्यवहार को मॉडिफाई करता है क्योंकि उसे पता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हॉथरॉन इफेक्ट।
और इससे हमारी इंटरनल वैलिडिटी इफेक्ट होती है। Next question is, in a data set, if the mean is greater than the median and the mode is less than the median, which type of skewness is exhibited? जब हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से और मोड की वैल्यू कम होती है मीडियन से, तो इस केस में हमारे पास कौन सी स्क्यूनेस होती है? पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब उसकी टेल राइट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है। जब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की टेल लेफ्ट की तरफ ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस को हम डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किसी तरह की स्क्यूनेस नहीं होती। इसमें क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा डेटा सेट है जब हम उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो वेल शेप्ड का दिखता है। इसका मतलब है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है, अगर हम उसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफ के बीचों बीच अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितनी वैल्यू राइट साइड को होगी उतनी ही वैल्यू लेफ्ट साइड को भी होगी। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो स्क्यूनेस होती है उसमें लैक ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्यूनेस में डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होता। इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे पास दो तरह के केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो सकता है या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है कि जो मीन की वैल्यू है, पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होती है मोड से, ठीक है। और जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उस केस में जो हमारी टेल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन या राइट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं नेगेटिव स्क्यूड की। नेगेटिव स्क्यूड के केस में क्या होता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की टेल है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है और इस केस में मोड की वैल्यू ज़्यादा होती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज़्यादा होती है मीन से। नेगेटिव स्क्यूनेस के केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू मोड की होती है और सबसे कम वैल्यू मीन की होती है। अगर हम बात करें पॉजिटिव स्क्यूनेस में, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है मीन की और नेगेटिव स्क्यूनेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है मोड की।